अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर कर्ल ऑफ अ वेक्टर और स्टोक्स थ्योरम के बारे में है। कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, इसको किस तरह फाइंड किया जाता है, इसी तरह स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, इसको प्रूफ भी करेंगे हम, फिर उस पर एक एग्ज़ाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर की तरफ। तो हमारे पास जो कर्ल होता है वो बज़ाते ख़ुद एक वेक्टर ही होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हमें ये बताता है कि जिस वेक्टर का हमने कर्ल लिया है वो कितना सर्कुलेट कर रहा है एक यूनिट एरिया में, और इसकी जो डायरेक्शन होती है कर्ल की वो वही डायरेक्शन होती है जो उस एरिया का नॉर्मल होता है। मतलब जो उस एरिया का डायरेक्शन होगा वो कर्ल का भी डायरेक्शन होगा। अगर हम कर्ल के मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आएँ तो कर्ल ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, डेल क्रॉस ए। डेल ऑपरेटर हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि डेल ऑपरेटर क्या होता है। अगर हमें एक वेक्टर फील्ड ए गिवन हो और उसका कर्ल फाइंड करना हो तो सिंपली उसका डेल ऑपरेटर के साथ क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास उसका कर्ल आ जाएगा। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म गिवन है। अगर हमारे पास एक सरफेस एस गिवन हो, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये एक सरफेस एस है जिसमें एक छोटा सा यूनिट इन्होंने उठाया हुआ है जिसको हमने डी एस कहा हुआ है। और ये सरफेस जो है, ये इसकी जो बाउंड्री है वो एक क्लोज पाथ एल बन रही है। ये जो क्लोज पाथ है ये एल बन रहा है। इस क्लोज पाथ का जो छोटा सा सेगमेंट है वो डी एल है। तो अगर हमने इस एरिया में एक वेक्टर फील्ड का कर्ल फाइंड करना हो जिस वेक्टर को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस क्लोज पाथ के अराउंड हम इसका इंटेग्रल लेंगे, उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस छोटे से सेगमेंट डीएल के साथ, और फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और उसको डेल्टा एस से डिवाइड करेंगे। लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू ज़ीरो हमें बताता है कि ये जो हमने छोटा सा सेगमेंट लिया हुआ है ये एक बहुत ही स्मॉल सा सरफेस है। और अगर यूनिट वेक्टर को हम देखें तो ये ए एन है जो इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर बन रहा है, जो यहाँ पे दिखाया गया है ये एरो, ये ए एन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। ए एन इसी के डायरेक्शन में होगी, जो इस सरफेस की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास कर्ल की डायरेक्शन होगी। फ़िज़िकल मीनिंग की तरफ आए तो कर्ल हमें क्या बताता है कि एक वेक्टर फील्ड ए एक पॉइंट के अराउंड कितना सर्कुलेट कर रहा है। अगर हम फिगर ए में देखें तो यहाँ पे पॉइंट पी के अराउंड जो हमारे पास इस वेक्टर फील्ड की सर्कुलेशन है वो कुछ बन रही है। यहाँ पे कर्ल एग्जिस्ट कर रहा है, कर्ल की कोई वैल्यू होगी, और इस कर्ल की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड ऑफ द पेज है। अगर यहाँ पे आप लोग राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड ऑफ द पेज बन रही है। जो थंब है हमारे पास वो डायरेक्शन को शो करता है, और ये जिस डायरेक्शन में ये एरो जा रहा है इसी डायरेक्शन में हमारी जो फिंगर्स है वो क्लोज होंगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है, इस कर्ल की आउटवर्ड ऑफ द पेज। अब अगर इस पॉइंट की तरफ हम आए तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कोई सर्कुलेशन नहीं है, इस फील्ड की कोई सर्कुलेशन नहीं है, तो यहाँ पे कर्ल की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। अब अगर हम तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो किस तरह होगा कि ये जो डेल ऑपरेटर है ये वेक्टर फील्ड ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा है। तो वेक्टर फील्ड ए अगर हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है या कार्टेशियन में गिवन है तो हमारे पास उसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट बनेंगे। तो ये ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये डेल ऑपरेटर के एक्स वाई जेड कंपोनेंट गिवन है। तो हमारे पास इसका अगर डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो अगर हम ए एक्स फाइंड करना चाहते हैं तो ये ए एक्स को हम कवर कर लेंगे और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। तो इससे क्या आएगा,
ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा बाई डेल्टा वाई ऑफ ए जेड माइनस फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इससे ये आएगा। तो ये हमारे पास ए एक्स कंपोनेंट आ रहा है। अब अगर इसी तरह हम ए वाई फाइंड करना चाहें तो ये ए वाई इसको हम कवर कर लेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस का साइन आएगा। तो ये ए वाई कंपोनेंट जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब अगर हम ए जेड निकालना चाहें तो हम ए जेड को काउंट नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दोनों को और दोनों के दरमियान माइनस का साइन लगा देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए जेड बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल क्रॉस ए यानी कर्ल ऑफ ए की वैल्यू इस तरह हम निकालेंगे। इसी तरह अगर हम सिलेंड्रिकल में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है और इसी तरह जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें भी क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए या ये हम इक्वेशंस हमारे पास आएंगी। अब आते हैं कर्ल ऑफ ए या कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज़ अनदर वेक्टर फील्ड। जो कर्ल होता है वो हमारे पास एक बजाते ख़ुद भी एक वेक्टर ही होता है। तो अगर हम किसी फील्ड का कर्ल फाइंड करेंगे तो वो बजाते ख़ुद एक वेक्टर फील्ड ही आएगी। कर्ल ऑफ अ स्केलर फील्ड इज़ मीनिंगलेस या मेक नो सेंस। स्केलर हमारे पास उसका कोई डायरेक्शन भी नहीं होता, तो अगर हम उसका कर्ल फाइंड करेंगे तो ये चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें डेल ऑपरेटर जो है वो तो वेक्टर है लेकिन यहाँ पे वेक्टर वी स्केलर होगा तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि स्केलर के हमारे पास डायरेक्शन वाले इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होते। इसी तरह जो मैथमेटिकल तीन प्रॉपर्टीज़ है एसोसिएटिव लॉ और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कर्ल पे एप्लीकेबल होती हैं। अब आते हैं कर्ल के जो छठी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर हम कर्ल का डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे, अगर किसी वेक्टर फील्ड का हमने कर्ल फाइंड किया हुआ है जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है डेल क्रॉस ए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कर्ल और इसका हम डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे मतलब डेल के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। इसी तरह अगर हम ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड इसका हम कर्ल फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। तो दो चीज़ों का रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। एक अगर हम कर्ल का डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे तो वो भी ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा और अगर हमारे पास ग्रेडियंट गिवन है और उसका हम कर्ल फाइंड करना चाहें तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। अब आते हैं स्टोक्स थ्योरम की तरफ। तो स्टोक्स थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर हमें एक सरफेस गिवन है, जिस तरह पिछले स्लाइड में भी हमने इस फिगर को देखा था, एक सरफेस गिवन है जिसको एक क्लोज पाथ एल बाउंड कर रहा है, इसको इनक्लोज कर रहा है। इस सरफेस के लिए अगर इसमें एक वेक्टर फील्ड में ये सरफेस लाई कर रहा है, अगर हम इस क्लोज पाथ के अराउंड इस वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल फाइंड करें वो इक्वल होगा अगर हम इसी वेक्टर फील्ड का कर्ल फाइंड करें और उस कर्ल का सरफेस इंटीग्रल फाइंड करें। मतलब जो हमारे पास वेक्टर फील्ड जो गिवन है उसका लाइन इंटीग्रल इक्वल होगा उसी वेक्टर फील्ड के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल का इक्वल होगा। अब हम आते हैं स्टोक्स थ्योरम के प्रूफ की तरफ। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक वेक्टर फील्ड बी लिया है, जिस तरह आप उन लोगों को नज़र आ रहा है ये एक वेक्टर फील्ड बी है जिसके ये बी एक्स बी वाई कंपोनेंट गिवन है और ये जो वेक्टर फील्ड बी है ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और जेड कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इस पेज के आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन बन रही है इस सरफेस की या इस प्लेन की जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस के अलोंग बन रही है। स्टोक्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड जिसमें बी डॉट डी एल का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल लिया हुआ है ये हम फाइंड करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे जो इसका राइट हैंड साइड है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है एक एरिया इंटीग्रल का,
मतलब कर्ल का एरिया इंटीग्रल है, उससे उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे हमारे पास है बी डॉट डी एल और इसका एक क्लोज पाथ के साथ इंटीग्रल है, ये लेफ्ट हैंड साइड है स्टोक्स थ्योरम का। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है, ये जो प्लेन है इसकी जो बाउंड्री है, ये वो क्लोज्ड पाथ बन रहा है, और जो एरिया है ये इस बाउंड्री में इनक्लोज्ड है। ये बी एक्स, अगर इसको हम एक्स वाई जेड कह लें, इस बी एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अगर यहाँ से हम इस बी एक्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, डेल वाई या डेल्टा वाई चेंज आ रहा है। अब अगर इसी तरह हम बी वाई इसको एक्स वाई जेड कह लें, तो अगर हम इस बी वाई की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, ये डेल्टा एक्स चेंज आ रहा है। तो अगर आप लोग बी एक्स और इस बी एक्स के कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस देख ले, तो यहाँ पे वाई में चेंज आ रहा है, बाकी एक्स और जेड कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वाई प्लस डेल्टा वाई लिख रहा है। इसी तरह अगर इस बी वाई और इस बी वाई में डिफरेंस देखें, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स चेंज आ रहा है एक्स कंपोनेंट में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई और जेड जो है वो दोनों में कॉमन है। तो अगर हम इसका इंटेग्रल लेना चाहें तो हमने क्या करना है, सिंपली इसके जो डॉट प्रोडक्ट है बी एक्स का डेल एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ आई और आई के दरमियान जो है वो वन देता है, आई और जे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं उसके दरमियान डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो बनता है। तो इस बी एक्स और इस बी एक्स का डेल एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और इस बी वाई और इस बी वाई के साथ डेल वाई का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और इन सारों को सम अप करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है बी एक्स कंपोनेंट का डेल्टा एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है, इसी तरह बी वाई का डेल्टा वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है। तो ये बी एक्स कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला कंपोनेंट है, ये जो पॉजिटिव गोइंग डायरेक्शन में है, और ये बी वाई भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में बन रहा है, तो दोनों प्लस साइन के साथ है। अब जो ये वाला है इसको हमने इस तरह इंटीग्रेट करना है, क्लोज पाथ कंप्लीट करना है, तो हम इस तरह आएंगे, फिर इस तरह जाएंगे, फिर इस डायरेक्शन में आएंगे, फिर नीचे इस इनिशियल पॉइंट की तरफ आएंगे, तो इसका एरो इस तरफ बनेगा। तो अगर आप लोग देखें तो ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में नहीं है बल्कि नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, फिर ये बी एक्स कॉम्पोनेंट आ गया इधर, और इसका डेल्टा एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह अगर इस कंपोनेंट को देखें, इस पाथ को देखें, तो इसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव वाई में बन रही है, तो ये नेगेटिव वाई बी कंपोनेंट बन गया, और इसके डेल्टा वाई के साथ ये डॉट प्रोडक्ट बन गया। तो ये हमारे पास जो बी डॉट डी एल है उसका क्लोज पाथ इंटेग्रल यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि जो डेल्टा वाई वाले कंपोनेंट्स हैं उनसे डेल्टा वाई कॉमन लेना है, और जो डेल्टा एक्स वाले कंपोनेंट्स हैं उनसे डेल्टा एक्स कॉमन लेना है। तो आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन के साथ बी वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आ रहा है, तो ये हमने इधर लिख दिया। जो दूसरा डेल्टा वाई वाला कंपोनेंट है वो माइनस साइन के साथ है, तो वो इधर आ गया, और इन दोनों से हमने डेल्टा वाई कंपोनेंट बाहर कॉमन ले लिया। अगर इन दोनों को देखें तो ये डेल्टा एक्स पॉजिटिव साइन के साथ है और ये नेगेटिव एक्स साइन के साथ है, तो हमने दोनों को सेम बनाने के लिए और इसको पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो दो कंपोनेंट्स है इससे डेल्टा एक्स के साथ माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। ये माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जो
पॉजिटिव साइन के साथ है ये नेगेटिव साइन के साथ इधर आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव साइन के साथ है ये पॉजिटिव साइन के साथ इधर लग जाएगा, और इससे हमने डेल्टा एक्स और माइनस कॉमन ले लिया। अब अगर हमने इसको एरिया इंटेग्रल में कन्वर्ट करना है तो हमें इधर डेल्टा वाई के साथ डेल्टा एक्स भी चाहिए, और इस डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा वाई भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले कंपोनेंट को या इस वाले टर्म को हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसी तरह इसको डेल्टा वाई के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो फॉर्म बन रही है पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म बन रही है, और ये दो कंपोनेंट हमें बता रहे हैं कि ये एक एरिया इंटेग्रल है, क्योंकि x कंपोनेंट भी है y कंपोनेंट भी है। इसी तरह ये भी एक पार्शियल डेरिवेटिव बन रही है और ये एरिया इंटेग्रल वाले कंपोनेंट बन रहे हैं। तो हमारे पास जो b डॉट डी एल का इंटेग्रल है वो यहाँ पे इक्वल हो गया एरिया इंटेग्रल ऑफ बी वाई, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये कंपोनेंट बन रहा है, और पार्शियल माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारे पास डेल बी एक्स बाई डेल y बन गया, और ये जो dx dy है ये हमने कॉमन ले लिया, तो ये एक एरिया इंटेग्रल में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप लोग जो कर्ल की डेफिनेशन हमने की थी डेल क्रॉस ए, ये हमारे पास क्या आ रहा है, कर्ल आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये कंपोनेंट जो है जो इधर हमारे प्रूफ में आया है, ये जो तीसरा कंपोनेंट है ये इसके इक्वल आ रहा है। मतलब अगर हमारे पास y कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव माइनस x कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू y कंपोनेंट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये वाली फॉर्म बन रही है। और इसका जो डायरेक्शन है, जिस तरह हमने इधर देखा, तो ये इस सरफेस का डायरेक्शन क्या बन रहा है, z एक्सिस के अलोंग बन रहा है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट वेक्टर z इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, कर्ल बन रहा है, कर्ल का ये वाला पार्ट बन रहा है। इसी तरह अगर हम जो एक्स जेड कंपोनेंट है उसका ले तो वो हमारे पास ये वाला फॉर्म बनाएगा, और अगर हम वाई जेड वाले प्लेन को देखें, उसको कंसिडर करें, तो ये हमारे पास ये वाला कंपोनेंट बनेगा। तो जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल था वो इक्वल है कर्ल ऑफ दैट वेक्टर के एरिया इंटीग्रल के इक्वल है। तो हमारे पास ये जो लाइन इंटीग्रल है ये दरअसल क्या है, जो इस वेक्टर का लाइन इंटीग्रल इसी वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल है। इसी तरह अगर हम देखें तो ये dx dy dA को इसको हमने लिख दिया एरिया, मतलब कोई भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है और एक्स जेड भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक्स वाई है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, जेड के अलॉन्ग बनेगा, तो के डॉट के यहाँ पे हमने लिख दिया, क्योंकि के जो है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो इससे ये हमारे पास क्या बन गया, एक डॉट प्रोडक्ट बना रहा है इस डी ए का और इसके कर्ल का, और ये सरफेस इंटीग्रल। तो ये हमारे पास जो स्टोक्स थ्योरम था जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि किसी वेक्टर फील्ड का अगर लाइन इंटीग्रल हम ले एक क्लोज पाथ के अलॉन्ग, तो वो इक्वल है उसी वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल का। अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जो कि स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड है। इस एग्जाम्पल में हमें एक वेक्टर फील्ड गिवन है ए, और वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में गिवन है रो कॉज ऑफ फाई ए रो प्लस साइन ऑफ फाई ए फाई, और यहाँ पे हमसे डिमांड किया गया है कि ए डॉट डी एल जो क्लोज्ड पाथ के साथ इसका ए डॉट डी एल बन रहा है वो फाइंड करें। सबसे पहले हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, फिर सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि कंफर्म दिस यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। फिर इसी
चीज़ को हमने स्टोक्स थ्योरम से वेरीफाई भी करना है। तो अगर आप लोग इस फिगर को देखें तो ये हमारे पास एक वेक्टर फील्ड जो है वो इस सरफेस में लाई कर रहा है, और जो सरफेस है उसका जो क्लोज्ड पाथ बन रहा है वो हमारे पास ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी और फिर डी से ए तक बन रहा है। तो हमारे पहले पार्ट में हमने इसी पाथ के अलोंग जो है ना इस वेक्टर फील्ड का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हमने इसको पार्ट्स में करना है, जो ए से बी तक पार्ट है, फिर बी से सी तक है, फिर सी से डी तक और डी से ए तक। तो हमारे पास ये लाइन इंटीग्रल जो है जो ए डॉट डी एल का है वो किस तरह बन जाएगा, ए से बी तक जो पार्ट है उसको इंटीग्रेट करेंगे बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक, और फिर इन सारों को सम अप कर देंगे। तो चलिए पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ए से बी तक जो हमारे पास पार्ट बन रहा है उसको अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डी एल क्या बन रहा है, रो डी फाई बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, रो डी फाई। तो हमारे पास डी एल आ गया रो डी फाई और साथ यूनिट वेक्टर ए फाई, क्योंकि ये फाई के डायरेक्शन में है तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, फाई हो जाएगा। और रो की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, रो कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये हमारे पास रो होता है, तो ये इसकी वैल्यू है 2। तो रो की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब अगर हमने इस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है डीएल के साथ, तो यहाँ पे ए फाई है और इसमें ये ए फाई वाला इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास रह जाएगा। बाकी जो है ये जो ए रो वाला है, ए रो और फाई ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो हमारे पास सिर्फ ये दोनों पार्ट्स जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए फाई वाले जो कंपोनेंट्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए फाई के साथ है रो डी फाई और यहाँ पे साइन ऑफ फाई। तो यहाँ पे ये रो डी फाई और ये साइन ऑफ फाई रह गया। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब आते हैं इंटीग्रेशन की लिमिट्स की तरफ। तो ये चूँकि फाई के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको फाई के डायरेक्शन में बन रहा है तो हम लिमिट्स भी फाई के ही लेंगे। तो लिमिट्स हमारे पास फाई यहाँ पे 60 डिग्री से रिड्यूस हो रहा है 30 डिग्री पे आ रहा है। तो जो इनिशियल लिमिट है ए से बी तक इसकी डायरेक्शन यू बनती है, तो 60 से 30 की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगी 60 से 30 की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें, रो हमारे पास 2 है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये माइनस कॉज ऑफ 5 बन जाएगा और ये लिमिट्स आ गई। लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह बी सी को अगर हम देखें, ये वाले ये जो B से C की तरफ ये जो लाइन सेगमेंट बनता है इसके अक्रॉस अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो लिमिट्स का तो हमें पता है कि ये रो जो है 2 से 5 की तरफ रो की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसका जो DL है वो D रो हो जाएगा। यहाँ जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है DL है D रो A रो, और जो रो की लिमिट्स हैं वो 2 से 5 तक है, 2 से 5 तक रो चेंज हो रहा है। तो लिमिट्स भी हमारे पास आ गई, डीएल भी आ गया। अब इस डीएल का डॉट प्रोडक्ट हमने लेना है इस वेक्टर ए के साथ। तो डीएल में हमारे पास सिर्फ ए रो वाला कंपोनेंट है, तो ये ए रो इस ए रो वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ए रो वाला कंपोनेंट अगर इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेना चाहें तो वो ज़ीरो आता है, क्योंकि ये ए रो और ए फाइव परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बन रहे हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। तो सिर्फ जो हमारे पास रह जाएगा वो क्या है, रो कॉज ऑफ फाई डी रो हमारे पास रह जाएगा। तो यहाँ पे रो कॉज ऑफ फाई डी रो इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है। लिमिट्स हमने निकाली थी पहले, रो की लिमिट्स 2 से 5 तक, ये 2 से 5 तक वेरी कर रहा है।
इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी के वैल्यू हमारे पास ये आ गई, बी सी के वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब आते हैं सी से डी की तरफ, जो लाइन सेगमेंट है या पाथ सेगमेंट है उसकी तरफ। तो वो भी बिल्कुल इस सेगमेंट की तरह बन रहा है, मतलब डीएल इसका वही होगा, रो डी फाई ए फाई। जो हमारे पास वेक्टर है वो भी सेम है, तो जो इंटीग्रेशन के अंदर वाला पार्ट है वो सेम ही रहेगा। सिर्फ इसमें चेंज क्या आएगा कि जो रो की वैल्यू यहाँ पे 2 थी और ये यहाँ पे 5 है, तो हम 5 वाली लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम इस पार्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रो की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। एक ये वाला चेंज। दूसरा, हमने डायरेक्शन को माइनस साइन से यहाँ पे डिनोट नहीं करना, बल्कि डायरेक्शन को हमने लिमिट्स में हैंडल करना है। यहाँ पे लिमिट्स जो थी ए से बी की तरफ वो 60 से 30 की तरफ आ रहा था, 60 से 30 की तरफ। यहाँ पे 30 से 60 की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिमिट्स जो है हमने 30 to 60 कर दी। तो जब लिमिट्स हमारे पास डिफाइंड हो तो यहाँ पे माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आते हैं जो लास्ट सेगमेंट है डी से ए की तरफ। तो ये सेगमेंट बी से सी की तरफ और डी से ए की तरफ, यहाँ पे ये दोनों सेम बन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा कि यहाँ पे रो की जो लिमिट्स हैं, यहाँ पे 2 से 5 तक थी, यहाँ पे उलट हो जाएंगी, 5 से 2 की तरफ हो जाएंगी। तो ये 5 to 2 लिमिट्स आ गई। बाकी इंटीग्रेशन वाला पार्ट वही रहेगा जो इस पाथ के लिए था। इसको इंटीग्रेट किया और यहाँ पे 20 -21 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब इन सारों को अगर हम सम अप कर दें, ये जो हमने अलग-अलग सेगमेंट का इंटीग्रेशन निकाला है, तो इनको अगर हम सम अप कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 4.941। तो ये हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल था इस वेक्टर ए का इस क्लोज्ड सरफेस में, ये इसका लाइन इंटीग्रल, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसी चीज़ को हमने वेरीफाई करना है यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को हमने फाइंड करना है। तो अगर आप लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा हो तो जो डेल क्रॉस ए है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में उसका फार्मूला ये बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये हमारे पास वेक्टर ए है, इसमें कंपोनेंट ए रो और ए फाई बन रहे हैं। ए जेड कंपोनेंट इसका 0 है, तो यहाँ पे ये चीज़ 0 हो जाएगी। इसी तरह जो ए फाई का विद रिस्पेक्ट टू ए जेड डेल्टा जेड हम लेंगे तो जेड इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, और हम जेड के रिस्पेक्ट से अगर किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और उसमें z है ही नहीं तो उसकी डिफरेंशिएशन भी 0 आती है, क्योंकि वो एज कांस्टेंट कंसीडर होगी। इसी तरह अगर इसको देखें तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू z डिराइवेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे z है ही नहीं, तो ये चीज़ कांस्टेंट कंसीडर होगी विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये 0 हो जाएगी। इसी तरह ए जेड कंपोनेंट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता इस वेक्टर में, तो इसकी जो डेरिवेशन है वो 0 हो जाएगी। सिर्फ इस वाले पार्ट से हमारे जो कुछ रिजल्ट्स हैं उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। तो रो ए फाई को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रो, तो ये इसके रो जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसकी 1 आ जाएगी, और यहाँ पे ए फाई हमारे पास है साइन ऑफ फाई, तो ये साइन ऑफ फाई आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन इसकी 1 आ गई। और इस वाले कंपोनेंट को हम अगर डिराइवेट करें तो इसको हम डी रो के रिस्पेक्ट से डिराइवेट कर रहे हैं, डी फाई के रिस्पेक्ट से हम इसको डिराइवेट कर रहे हैं। तो ए रो वाला कंपोनेंट ये है और इसको हम विद रिस्पेक्ट टू फाई डेरिवेट कर रहे हैं, तो ये कॉस का जो है माइनस साइन आ जाएगा, तो ये साइन प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे
इससे जो 1/रो और साइन ऑफ फाई ये कॉमन लेके तो अंदर 1 प्लस रो रह जाएगा और साथ ये ए जेड वाला कंपोनेंट जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास रह जाएगा। तो अगर आप लोग इस सरफेस को देखें तो ये एक्स वाई प्लेन में, तो इसका जो नॉर्मल बनता है मतलब जो सरफेस का डायरेक्शन बन रहा है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये ए जेड वाला कंपोनेंट रह गया, बाकी दोनों ज़ीरो हो गए। अब इस चीज़ का हमने क्या करना है, ये डेल क्रॉस ए तो हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास डेल क्रॉस ए का रिजल्ट आ गया। इसको हमने सरफेस इंटेग्रल इसका लेना है और सरफेस हमारे पास डी एस कौन सा बन रहा है, एक्स वाई प्लेन में है। तो यहाँ पे जो सरफेस है एक्स वाई प्लेन में है और सरफेस हमारे पास बन रहा है डी रो और डी फाई का। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो डी रो डी फाई जो है वो हमारे पास सरफेस आ गया, साथ ये जो ए डेल क्रॉस ए है जो हमारे पास कर्ल आया है इसका, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी और ये रो डी फाई ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये डी एस आ रहा है। और लिमिट्स जो हैं हमारे पास रो वेरी कर रहा है 2 से 5 तक और जो फाई है उसकी वैल्यू वेरी कर रही है 30 से 60 तक। तो हम पहले ये वाला इंटीग्रल जो है वो सॉल्व करेंगे या इसको अलग-अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि जो रो वाला पार्ट है वो हम इस इंटीग्रल में लिख दें और ये जो फाई वाला पार्ट है वो इस इंटीग्रल में लिख दें और इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 4.941 है। तो ये वही वैल्यू आई है जो पिछले स्लाइड में आई थी 4.941। तो हमारे पास ये जो वेक्टर फील्ड है उसके लिए हमने स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई कर लिया कि दोनों जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल अक्रॉस दिस क्लोज पाथ इक्वल है इस वेक्टर के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल के।